प्रोफेसर भटनागर, डॉक्टर वर्णवाल, उपस्थित अध्यापक बंधुरा, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे कार्य को प्रोफेसर भटनागर ने काफी सहज कर दिया है, क्योंकि वो एक तरफ ने ह्यूमन राइट्स का पूरा स्केच यहाँ प्रस्तुत कर दिए और सारी चीज़ों को वो संक्षेप में कहने की कोशिश की। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्टीकरण चाहती हैं, उन्हीं को मैं स्पष्ट करूँगा एक नोट के साथ कि ह्यूमन राइट्स जो हैं ह्यूमंस के लिए हैं और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ह्यूमन ही कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो रहा हो, ये कानून है, चाहे इंटरनेशनल स्तर पर हो चाहे नेशनल स्तर पर हो, और इसको रोकने के लिए कि मानव ही मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ये माइंड में आप रखिएगा। तो आप देखेंगे कि किस स्तर पर हम लोग पहुंचे हैं, क्या हमारी अवस्था जानवरों से भी बुरी है कि नहीं। दूसरी चीज, संविधान में तमाम तरह के मानवाधिकार दिए गए हैं। इन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों की बात कही, सार्वजनिक अधिकारों की बात कही, फंडामेंटल राइट्स, स्टेट पॉलिसी। इसके बैकड्रॉप में आप देखेंगे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क they are primarily freedom fighters. They fought against the British and ultimately they got freedom and they reaped all consequences of reprisal by the British. Therefore, they were fully aware about the atrocity of the government on the subjects. मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान के निर्माता गण जो थे वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर थे। वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे देश की स्वतंत्रता के लिए, इसलिए उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे और जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुए थे उनके माइंड में थे। इसलिए इसके बैकड्रॉप में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928, कराची रेजोल्यूशन 1931, और आप इसके अलावा देखेंगे सप्रू कमेटी रिपोर्ट और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सप्रू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक अधिकारों का बाइफर्केशन, और फिर देखेंगे इंडिविजुअल राइट्स, सार्वजनिक राइट्स एक तरफ है, ये दिया गया है। आप इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते होंगे कि UDHR 1948 से लेकर आज तक बहुत डिक्लेरेशन, कोवेनेंट, कन्वेंशंस हर स्टेज पर हुए हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट मशीनरी जो है इंटरनेशनल लॉ में थोड़ा कमजोर है। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में जो UDHR है 1948 उसका बहुत बड़ा प्रभाव संविधान के निर्माण पर पड़ा है, और इस मौलिक अधिकार जो आए हैं UDHR के कारण आए हैं। थोड़ा मुझे डाउट होता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को UDHR आया है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट करके लागू हो गया था करीब। इसके पहले ही सप्रू कमेटी रिपोर्ट और रिहर्सल पूरा संविधान बनाने का हमारे फ्रीडम फाइटर्स कर चुके थे, और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जो वेलफेयर गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट पर सब्जेक्ट्स का प्रेशर होगा, उनके मौलिक अधिकार होंगे, उनके अधिकार होंगे और उन अधिकारों को सरकार को मानना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड में है। अब बात आती है कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी। आप लोग जानते हैं संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट दी गई है, संसदीय प्रणाली की सरकार दी गई है, और संसदीय प्रणाली की सरकार में संसद बहुत महत्वपूर्ण होती है और सरकार का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पार्ट एक साथ चलता है।
और सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी जो है वो एक ट्रंकेटेड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। और आर्टिकल 50 में हमारे संविधान निर्माताओं ने साफ साफ कह दिया, और आज भी है संविधान में आर्टिकल 50 है कि जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मीन्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विल गो टुगेदर एंड जुडिशरी इज ओनली सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। ये अपने माइंड में आप रखिएगा, एक चीज है। तीसरी चीज आप माइंड में अवश्य रखिएगा कि संविधान निर्माण के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान लागू होने के बाद सरकार वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करते हुए चाहती है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिल जाए, तो सरकार को दो चीजें करनी होंगी। नंबर 1, एजुकेशन टू ऑल, एंड नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम। फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। हम आज़ादी तो पा गए हैं लेकिन आज़ाद पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर नागरिकों को आप पूरी आज़ादी दे दोगे और उनको एजुकेशन दे दोगे तो ऑटोमेटिकली वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को हासिल करने में भावी सरकारों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों फ्रंट पर सरकार 2012 तक, 1950 से 2012 तक तमाम सरकारें आई, लेकिन फेल हैं, क्योंकि आज भी देश में अशिक्षा है, आप स्वीकार नहीं कर सकते। प्रोफेसर भटनागर ने आर्टिकल 32 के संदर्भ में कहा कि 1950 से 1975 तक, समझ लीजिए 70 के दशक के हाफ पोर्शन तक सुप्रीम कोर्ट का रोल कुछ और रहा, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रोल बदल गया। अनुच्छेद 32 के सब क्लाज 1 में एक मौलिक अधिकार समस्त नागरिकों को दिया गया है, दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करते हुए लोकस स्टैंडी के कॉन्सेप्ट को इनलार्ज कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, जिनके मौलिक अधिकार हनन हुए हैं वही नहीं, उनके बिहाफ पर कोई दूसरा आ सकता है। फिर उसको और लिबरलाइज करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, वो अगर एक रजिस्टर्ड लेटर से सूचना दे देगा तो उसको हम रेट मान लेंगे। फिर कहा नहीं, पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज देगा तो भी उसको हम रेट मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ये कॉन्सेप्ट क्यों शुरू किया, इस पर अगर थोड़ा सा विचार करें तो सुप्रीम कोर्ट को तब तक ये आभास हो गया था पूरा कि ये सरकारें फेल हो चुकी हैं और ये इस देश में 80% लोग ऐसे हैं जिनको पूर्णतः लीगल लिटरेसी नहीं है, वो जानते ही नहीं कानून क्या है, उनके मौलिक अधिकार क्या है। तो हाउ दे विल कम टू सुप्रीम कोर्ट। इसलिए इसको लिबरलाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने इन जनरल सामान्य नागरिकों को एक तरह से राहत देने का काम अनुच्छेद 32 के अंदर शुरू किया। लेकिन इसके बैकड्रॉप में आप अगर थोड़ा सा अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया। अगर आप देखेंगे सरकार के कॉन्सेप्ट को, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये भी क्लियर है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव विल गो टुगेदर in the parliamentary form of government and judiciary is separate. Then sole responsibility was there to the parliamentary form of government to really enforce, to launch the socio-economic programs for the teeming millions of the country to avert poverty, illiteracy throughout the territory of India. लेकिन जब गवर्नमेंट मिजरेबली फेल होना शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली स्टार्टेड टू रियली डायरेक्ट टू गवर्नमेंट, यू डू इट, यू डू इट, यू डू इट, एंड देयरफॉर दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्सेप्ट थी। डॉक्टर भटनागर ने राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही थी। उन्होंने कहा 1950 से लेकर 1970 के बीच कुछ ऐसे निर्णय आए थे जो लैंड रिफॉर्म और
कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ थे सुप्रीम कोर्ट के। थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ इनके मतलब वो विचार हैं थोड़ा सा, क्योंकि when you will go to see the Constituent Assembly debate in the incorporation of Article 31 of the Indian Constitution, 31 को जब कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट हुआ था उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ऑन द इशू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इमिनेंट डोमेन, इमिनेंट डोमेन इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज सॉवरेन गवर्नमेंट सॉवरेन पावर टू अक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पब्लिक पर्पज आफ्टर पेइंग कंपनसेशन। ये कॉन्सेप्ट जब वहां पर डिस्कस हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट यूनानिमस, देयर वाज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑन वन साइड थ्रू होल डिबेट यू विल सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत was always arguing for the illusory compensation at the time of acquisition of private property of an individual. मतलब he was always supported the view of Pandit Nehru as mouthpiece of Pandit Nehru. You know, when there will be acquisition of private property of an individual, then some illusory compensation will be given because government is not in position to pay them market value of the property. But on the other side, you will see in the whole Constituent Assembly debate, Kanhaiyalal Madhikalal Mansi always opposed that as mouthpiece of Sardar Patel. तो बैठे थे असेंबली में, लेकिन दोनों नहीं बोले हैं, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बोलते रहे एंड अल्टीमेटली असेंबली कुड नॉट resolve this issue and it was left over by the assembly. And therefore, when this matter came before the Supreme Court, the issue of compensation, then Supreme Court in Bela Banerjee, in K2 Kojuni, or in other cases played an important role, and Supreme Court sided to the individual farmers when government tried to acquire their private property. Clear? And Supreme Court said you give market value to the farmers. Clear? Then always I cannot blame their Supreme Court, but anyway, they abolished right to property in 1978 by Constitution 44th Amendment Act. But still I think right to property is now more protected than it was before 1978. Easily government cannot acquire our private property. All the right to property is not fundamental right. Now I am coming on the issue, this human rights law. You are finding a large number of laws made by the legislature since 50 till date in the field of human protection, in the pursuance of constitutional provision, in the field of labor laws. You are finding a large number of laws in favor of laborers, in favor of women. In the criminal law, you are finding many amendments to protect the women. And there are many fields where they are making laws, still they are in the way of making laws. We are finding still violations are going on. हम लोगों को ये लगता है कि वायलेशन इस समय ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम वायलेशन ना हो इस पर ज़्यादा बोल रहे हैं। हम लोग ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं, वायलेशन ज़्यादा होते थे पहले, अब नहीं हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं। हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन 10% या 5% से ज़्यादा नहीं होंगे, 5% से कम ही होंगे। बट नाउ मीडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया है, ये लोग सारी चीज़ों को सामने ला रहे हैं। पहले मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इसका रीजन लग रहा है ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ये नहीं मैं कहता। लेकिन
क्वेश्चन इज हु इज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इसी में आपको एक और बता दें कि ह्यूमन राइट्स के जितने लाज हैं, ह्यूमन राइट्स चैंपियंस जो हैं, एनजीओ जो हैं, ये लोग ये बात को बार बार करते हैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन न हो। लेकिन कभी कभी क्रिमिनल लॉ फील्ड में अंडर टाइम रीजन की जहाँ बात आती है या यहाँ प्रताप जैसे या अफजल गुरु जैसे लोगों की बात आ जाती है कि उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, कसाब और अफजल के ह्यूमन राइट्स की बात तो ये चैंपियंस जो हैं करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन लोगों ने इनोसेंट लोगों को उनकी ह्यूमन राइट्स क्या नहीं थे। जिन लोगों की मृत्यु हुई टेररिज्म में, क्या उनकी ह्यूमन राइट्स नहीं थे, इनोसेंट पर्सन थे? तो थोड़ा सा इस मैटर पर भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और कानून पढ़ने की जरूरत है कि ऐसे केसेज में सारे नॉर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को बहुत जरूरी है एडहेयर करना या नहीं, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग एकदम क्लियर है कि उन लोगों ने गांव के 100 लोगों को एक साथ मार डाला है आधे घंटे के अंदर, तो उनके ट्रायल की कितनी जरूरत है, कहाँ तक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का नॉर्म उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और अल्टीमेटली मैं तो ये कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स की बात करते समय हम लोगों को बहुत कुछ मानवीय आधार पर अपने आप में सोचना चाहिए कि हम कितना करें कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन न हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति ह्यूमन राइट्स के मामले में सेंसिटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बंद हो जाएंगे। अभी आप वीमेन प्रोटेक्शन की बात अगर करें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास हो गया है, तो क्या आप समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बंद हो जाएगा कंप्लीट? क्या आप समझ रहे हैं हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस बंद होगा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के द्वारा कानून बनाने से क्या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बंद हो जाएंगे? इस पर विचार करिएगा। मैंने बार बार कहा है, अभी भटनागर साहब ने कुछ संस्कृत की बात की, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जो है नेचर के अकॉर्डेंस रही है और हम लोग नेचर का वायलेशन नहीं करना चाहते और नेचर का वायलेशन न करना ही ह्यूमन राइट्स है। क्योंकि जब हम नरगिस मिर्जा के केस को देखते हैं अथवा हम टी सरिता और सच्ची वेंकट भैया के केस को देखते हैं, जहाँ टी सरिता कहती थी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट, इस केस को आप लोग पढ़े होंगे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट का कि दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट इज वाइस्टिंग प्रेगनेंसी ऑन द वुमेन, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और मैट्रिमोनियल होम में हैं तो प्रेगनेंसी विल नॉट गो ऑन मैन, मैन कैसे प्रेग्नेंट होगा? ये तो बाय नेचर इट विल गो टू वुमेन। देन हाउ वुमेन कैन क्लेम दैट प्रेगनेंसी वंस कम टू मैन, वंस टू वुमेन, देयर शैल बी आइडेंटिकल इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वाइफ? नो, इट्स अकॉर्डिंग टू नेचर। क्लियर? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स के प्रिजर्वेशन हो सकते हैं। So far as about gay marriage are living together, these decisions are wrong. There are many decisions given by the Supreme Court, they are wrong, no doubt. In them we can say we can condemn them, we can criticize them, but those are not good decisions. I think those are violative of nature and they will never be in preservation of human rights. Clear? Therefore नेचर का वायलेशन होगा, वो ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होगा। ये टी सरिता केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या नरगिस मिर्जा के केस को आप लोग जानते होंगे। एक एयर होस्टेज थी, एयर इंडिया ने कहा कि 4 वर्ष तक सर्विस करने के बाद कोई एयर होस्टेज मैरिज कर सकती है, लेकिन उन्होंने रूल बना दिया कि मैरिज करने के बाद 4 वर्ष तक वो लड़का नहीं पैदा कर सकती है लड़की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप परमिशन देते हो मैरिज करने का और एम्बार्गो लगाते हो 4 वर्ष तक हो, देयर विल बी नो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
मीन्स इक्वलिटी राइट्स, देखिए इक्वलिटी राइट्स की अगर आप बात करोगे, इक्वलिटी मीन्स नॉट आइडेंटिकल इक्वलिटी और मैथमेटिकल इक्वलिटी. दिस इक्वलिटी implies justice, social, economic and political. Therefore you will see there are many dimensions of these human rights. I will not take much time. And I think Supreme Court, within its limited scope, and thanks to constitutional framers, they have given a very marvelous constitution, where Supreme Court has scope to play its role against these, you can say, planets of the country who are sitting and dying. एक चीज और मैं कह दूं, मैं सुबह बात कर रहे थे, ये सक्सेना साहब बात कर रहे थे, करेक्शन की बात नहीं थी,